हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज फ्राइडे है और आज के दिन हम जो हफ्ते भर की सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं और जो मामलात रहते हैं सियासी मंजरनामे पर, उनके ऊपर बहस करते हैं, एक राउंड अप करते हैं वीकली। और इस सिलसिले में अगर इस हफ्ते हम देखें तो सबसे ज़्यादा तमाम मसाइल के ऊपर हावी रहा PTI फॉरेन फंडिंग केस में जो स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से रिपोर्ट थी, इसके ऊपर बहस जारी रही। हुकूमत अपनी तरफ से जवाब देती रही और अपोजिशन ने इस बुनियाद पर, कल आपने सुना होगा मरियम नवाज साहिबा ने वज़ीर आज़म साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। इस पर कानून क्या कहता है, हमारा मुल्की कानून, इस बारे में आगे जाके आपको बताते हैं। हमने दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल जो इंटरव्यू दिया, जो गुफ्तगू की उन्होंने साफ़ी खावर गुमन साहब से, जिसको उन्होंने रिपोर्ट किया बाद में, उसमें उन्होंने जो बातें की वो भी बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने कहा कि 3 माह जो अगले हैं वो बहुत अहम है हुकूमत के लिए, लेकिन साथ उन्होंने अपनी तरजीहात के हवाले से जो बात बताई, उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में इस हुकूमत की, PTI की हुकूमत की अब तक सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना था। तो ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की असेसमेंट दुरुस्त है कि जो गवर्नेंस के मसाइल की उनके ऊपर बातें की जाती रही, महंगाई बढ़ गई, अवाम ने KP के इंतखाबात में भी आप लोगों ने देख लिया कि अपने गमो गुस्से का इस तरह इजहार किया कि PTI को छोड़कर उन्होंने JUI को जाकर वोट दिए, जिनकी तरफ से खुलकर अपोजिशन की जा रही थी PTI की। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का ये अंदाज़ा और तरजीहात दुरुस्त हैं कि उनके मुखालिफिन के हवाले से एहतसाब जो उन्होंने करना था वो उस हवाले से अवाम ने, लेकिन ये बात भी सही है कि उनके ऊपर जो वोट पड़ा था PTI को, वो इसी बुनियाद के ऊपर एहतसाब के नारे पर बहुत बड़ा वोट पड़ा था। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा मुल्की हालात है उनको देखते हुए ये प्रायोरिटी तरजीहात में शामिल होना इस चीज़ के और इस इज़हार ख्याल का इसका इजहार करना वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, क्या ये सही है, इस पर बात करेंगे। थोड़ी बात कर लेते हैं कि कानून, मुल्की कानून क्या कहता है, क्योंकि आप नाजरीन इस हफ्ते भर देखते आए होंगे कि बड़े बड़े इल्ज़ामात हुकूमत के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसके हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, तो मुल्की कानून ये कहता है कि जो किसी भी कोई इदारा हो, बैनुल अक़वामी कोई NGO हो या कंपनी हो, वो किसी पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को की फंडिंग नहीं कर सकती। जबकि इस केस में जो PTI की फंडिंग केस है, इसमें बुनियाद बना रही है अपोजिशन दुबई क्रिकेट क्लब की तरफ से। एक शख्स है मुमताज़ अहमद साहब, जिनके बारे में ख़बरों की में गर्दिश कर रहा है कि नथिया गली में उनका इस वक्त एक होटल बन रहा है और अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनको नवाजा जा रहा है फ़ंड करने के लिए तहरीक इंसाफ को। तो इस हवाले से ये जानना ज़रूरी है। अपोजिशन कहती है कि किस किस ने उनको फ़ंड्स दिए और यहाँ तक कहते हैं कि मुल्की मफाद ख़तरे में पड़ सकता है, ये पता चलना चाहिए कि मुल्क दुश्मनों ने तो फंडिंग नहीं दी हुई। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में कि क्या ये कितनी संजीदा और कितनी तशवीशनाक बात है। और कुछ लोगों के अंदाजे ये हैं कि ये PTI के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल शक्ल इख्तियार कर सकती है उनकी हुकूमत की साख के लिए। तो क्या बात वहाँ तक जा सकेगी? और फिर कुछ दिन पहले इसी हफ्ते की डेवलपमेंट है, DG ISPR की तरफ से गुफ्तगू की गई। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जो इस वक्त सिविल अस्करी ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल सही है, बेहतरीन है, और साथ ही कुछ जो डील की बातें थी उनको उन्होंने कहा कि ये कयास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि कोई ताल्लुकात में ख़राबी नहीं है इस वक्त सिविल अस्करी। तो क्या ये सब कयास आराइयाँ इसके बाद ख़त्म हो जानी चाहिए या इस सिलसिला अभी भी चलता रहेगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कोविड के हवाले से बात करेंगे। जो नया वेरिएंट है उसके केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन सियासी डेवलपमेंट्स पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी और उवैस तौहीद साहब। आप दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहजाद साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। जो पहले फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो मामलात हैं, क्या आपको मुश्किलात बनती हुई नज़र आती हैं PTI के लिए? क्योंकि 2 मामलात हैं, एक जो मयारात खुद PTI इमरान खान साहब की तरफ से तय किए गए थे जिसका हवाला नून लीग भी देती है कि अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये मुतालबा कर सकते हैं वो कि ओहदे पर रहकर प्राइम मिनिस्टर के, तो उनके नीचे तहकीकात नहीं हो सकती। तो क्या ये मयार इस हवाले से भी सेट आता है? लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती वजाहतें और कॉन्फिडेंस भी है, वो कहते हैं ये सारे सियासी फंड से और हम इसको साबित कर लेंगे, इसमें कोई हेर फेर नहीं है। आप क्या देखते हैं? देखिए, 2 हिस्से हैं इस चीज़ के। पहला हिस्सा तो वो है जो कि कानून है, मुल्की कानून इस बारे में, वो जो कहता है कि आप किसी फॉरेन एंटिटी से, आपको ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी हो, उससे आपको फंड्स नहीं मिलने चाहिए, और अगर मिलें तो आपको डिक्लेयर करना है। ये है कानून जो कि हमारी किसी भी पार्टी और सियासत के लिए और सियासत
पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मौजूद है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट का हिस्सा है, इसलिए अगर किसी पार्टी ने इसको फॉलो नहीं किया, अपने फंड्स को डिक्लेयर नहीं किया और इस तरह की कोई एंटिटी है जिसने किसी पार्टी को फंड किया, तो ज़ाहिर है कि उसका सामने आना और ये स्क्रूटनी होना कि आया वो पार्टी जो है वो किस किस्म की पार्टी है, उसको कोई फेवर तो नहीं गया, ये सब चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है और ये होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है एक दूसरा हिस्सा भी है इस चीज़ का, और दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ये कंप्लीट अक्रॉस द बोर्ड, फॉर एग्जांपल तमाम पॉलिटिकल सिस्टम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू किया गया, या सिर्फ अभी फिलहाल एक ही पार्टी का स्क्रूटनी की गई है। तो जब आप तमाम पार्टीज को कर लेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड कीपिंग भी बड़ी पुअर होती है। फंडिंग का आप रिकॉर्ड मांगेंगे, आपको फंडिंग का रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा किसी का। पैसे आए होंगे, ये नहीं कोई बता पाएगा ये कहाँ से आए हैं। हो सकता है अपने ही लोगों ने दिए हों, इधर से ही चंदा जमा किया हो। तो ये किस किस्म की चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सामने वाज़े होकर आ जाएंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं ये तो नहीं कहता कि इस हुकूमत वक्त को कोई किसी किस्म का नुकसान या किसी किस्म का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ रिव्यू है। ये अभी अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, तमाम पार्टीज़ का स्क्रूटनी नहीं हुआ है। जब ये हो जाएगा तो नज़र ये आएगा कि जो कवानीन हैं उनको फॉलो करने का बहुत ज़रूरत है। उसके बाद उनकी जो डिक्लेरेशन है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत वाज़ेह और शफाफ होनी चाहिए। अगर हमारे सियासी निज़ाम में यही चीज़ें आ जाती हैं तो शायद ये पहला कतरा होंगी उस बारिश का जो कि हमारी सियासी निज़ाम को पाक साफ कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और उम्मीद करनी चाहिए कि ये अभी जब तमाम का हो जाएगा तो जो सब मिलके जो चीज़ें सामने आएंगी उससे एक लायामल तय होगा उसका। अच्छा, खतरा आपको नजर नहीं आता हो। वैसे अब आपको क्या ये लगता है कि ये सूरत हाल एक गैर मामूली हालात पैदा कर सकती है पीटीआई हुकूमत के लिए? क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो ऑपोजिशन भी कुछ चीज़ों को मिक्स अप कर रही है इन फंड्स के हवाले से। वो शौकत खानम के या नमल के जो फंड्स हैं, अब अगर बरतानवी कवानीन को देखा जाए तो वहाँ पर यह नहीं हो सकता कि आप अतियात हासिल करें शौकत खानम के लिए और उसको पीटीआई के अकाउंट में डाल दिया जाए जो पीटीआई को फंड्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ तो एक तो तय है। तो आप समझते हैं कि मुश्किलात बन सकती हैं या ईजिली इस वक्त से गुजर जाएगी इस मुश्किल से पीटीआई? थैंक यू अफसा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की मुश्किलात तो अब बढ़ती चली जाएंगी जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता, और मुश्किलात के समंदर में तैर रही होगी उनकी हुकूमत, उनकी जमात भी। लेकिन एक बड़ा सवाल है इस इलेक्शन कमीशन की अहलियत पे और नाअहलियत पर कि ये केस जो है वो 6-7 साल से चल रहा है, और आप इस केस को कंपाइल रिपोर्ट को उस वक्त कर रहे हैं जब एक माहौल बना हुआ है और इलेक्शन मोड के अंदर चला गया है पूरा मुल्क के सियासी जितने भी कुव्वतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। दूसरा सवालिया निशान है तहरीक इंसाफ पे कि जो रिपोर्ट कंपाइल हुई है, अभी तक वर्डिक्ट तो उन्होंने नहीं दिया कि ये इन्होंने कमिट किया है नहीं किया, लेकिन जो कंपाइलेशन की है उसमें बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं अफसा, और अफसोस की बात है क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का एक जो मरकजी नुक्ता था वो था कि जी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए, उसकी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो आप इस रिपोर्ट के अंदर तो ये है कि जी आपने कंपनी से लिया है, इंडिविजुअल से आपने फंडिंग ली है, और कहीं ना कहीं आपने रुकावटें भी खड़ी की हैं उसको डाइवर्ज करते हुए उस इंफॉर्मेशन को जो सीख की है इस स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन। तो ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, अपोजिशन की जमातें किस मुंह से ये बात कर रही हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है अफसा कि ये तहरीक इंसाफ को, ठीक है मैं और आप भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उस रिपोर्ट के अंदर भी सवाल जन्म ले रहे हैं, लेकिन ये आप देखिए कि पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है वो पूरा का पूरा एक कीचड़ नुमा हो गया है कि जिसमें कोई शफाफियत नहीं है। तो ये इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स हैं वो इस वक्त की सबसे बड़ी पुकार है कि जी होना चाहिए, और ये अपोजिशन जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी अपनी बही खाते सामने रखें, अवाम के सामने रखें, कौम के सामने रखें। ये क्या इल्जाम तराशियां यानी कि अदालतें लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और टीवी शोज के अंदर, ये तो अच्छी बात है कि ये खुला है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल समराइज करूंगा कि एक, इलेक्शन कमीशन ने बहुत ताखीर की है इसमें और अभी तक वर्डिक्ट नहीं दिया, और दूसरा ये कि सारी जमातों को होना चाहिए, और पूरे सियासी, मैं नहीं समझता कि आप हर जमात को बुनियाद पे लटका दें सूली पर। मैं समझता हूँ
कि ये मौका है कि आप 2023 के जो शेड्यूल्ड इंतखाबात है उससे कबल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, और हुकूमत पे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जरा लचक का मुजाहरा करे, चोर लुटेरे और डाकू कहना बंद करे। और वहीं पे मसाइल अफसा शुरू हो रहे हैं कि चाहे वो गवर्नेंस का मसाइल हो, और जो आप आगे चल के हम बात करेंगे प्रोग्राम में। आई पर्सनली थिंक कि प्रॉब्लम्स हैं सामने। इमरान खान साहब प्रॉब्लम्स जी जी बोलिए। बिल्कुल, आपको मुश्किलात ही आते हुए वक्त में नजर आती है अवैस साहब, और आपने बात की हमें कंफ्यूजन हर तरफ से नजर आती है। उसूल, बुनियादी उसूलों की भी बात हो, जिस तरह कल एक वीडियो के ऑडियो के बारे में बात की गई, जब मरियम साहिबा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझसे माजरत की जाए, लेकिन उससे कुछ दिन पहले हमने ही देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से वो भी एक खुफिया रिकॉर्डिंग की थी, उसके ऊपर उसूलों के ऊपर काम करता हुआ कोई नजर नहीं आता। मैं शहजाद साहब आपसे मैं अगर क्विकली ये जानना चाहूँ कि ये इस नजर से भी क्या देखा जा सकता है इस गैर मुल्की फंडिंग वाले मामले को, जिसको ऑपोजिशन ये भी एक रंग दे रही है कि इससे क्या पता, या आज पीटीआई हुकूमत हो या कोई भी हो, कि आप फॉरेन फंडिंग लेते हैं और किसी ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से भी फंड्स आपको दे दिए जाते हैं जिनके मफादात का कल को आपको तहफ़्फ़ुज़ करना पड़े, या फिर इन दिस केस मुमताज़ अहमद साहब जिन्होंने फंडिंग्स दी थी पीटीआई को, उनका इस वक्त एक ज़ेरे तामीर होटल है नथिया गली में, तो इस हवाले से प्रॉब्लमेटिक है ये मामला। देखिए, बात यह है कि इसीलिए तो कानून बना है कि अगर आपको फॉरेन फंडिंग हुई है या जिस किस्म की भी फंडिंग है आप उसको डिक्लेयर करें। जिस तरीके से आप हर शख्स जो एमएनए एमपीए बनना चाहता है उसके लिए कानून है कि वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करे, हर पार्टी को अपनी फंडिंग को डिक्लेयर करना पड़ता है और करना चाहिए। उसका एक ऑडिट होता है, हर सालाना ऑडिट होना चाहिए। वो ऑडिट जो है इलेक्शन कमीशन के पास भी जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्यों उसको नहीं देखता हर साल? क्या वजह है कि एक ख़ास वक्त में एक ऐसे सिर्फ एक पार्टी पे या एक ऐसे वक्त पे उसको सामने लाया जाता है? और बाकी हमारे यहाँ जो सियासी मंजरनामा है, जो सियासत जिसका जिक्र हम करते हैं, इसके अंदर क्या कमी है ऐसे एग्जाम्पल्स की और ऐसी चीज़ों की जो कि बदकिस्मती से न सिर्फ पार्टी फंड्स के सिलसिले में है बल्कि अपने पर्सनल एसेट्स के बारे में भी बेविंता है। तो इसमें कोई भी शख्स इस वक्त मेरा ख्याल है कि साफ शफाफ नहीं है। बदकिस्मती से कहीं पार्टी एज अ ग्रुप इन्वॉल्व है, कहीं इंडिविजुअल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और हमारे इदारे जिनका काम है कि इस चीज़ को ना होने दिया जाए वो बिल्कुल उस पर सोए बैठे। तो मैं इसलिए कहता हूँ ये सियासत की अपनी क्रेडिबिलिटी की बात है। सियासत सफ़र कर रही है, सियासत का जो स्टॉक है वो गिर रहा है इस मुल्क के अंदर बहुत बुरे तरीके से, और गिर चुका है। जितना हम ये बातें करेंगे असल में सियासतदान और गंदा होकर सामने आता है और सामने आ रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है, और जब तक ये ऐसा होगा तो फिर सियासतदान की जो लीडरशिप है, लीडरशिप के ऊपर हमेशा सवाल उठाया जाएगा। ये कौन होता है बात करने वाला? इसको नहीं पता इसकी पार्टी ने क्या किया, इसको नहीं पता इसके फलाने ने क्या किया, कैसे फंड्स बाहर गए, उसका रिकॉर्ड तो किसी ने दिया। रसीदें यहाँ पे हर किसी के पास भी नहीं है, और यही हमारी बदकिस्मती है। मेरा ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड जब तक हम जाके इसको नहीं देखेंगे और एक कानून ऐसा नहीं बनाएंगे और एक तरीका नहीं बनाएंगे, बजे नहीं करेंगे कि आपको यूं करना है और पूछने वाले पूछेंगे नहीं, तो फिर ये इस तरह के खेल तो खेले जाते रहेंगे। बिल्कुल शहजाद साहब, ये आप बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अपने आप को क्लियर करें तमाम पार्टीज इन फंड्स वगैरह के हिसाब से भी, और दीगर भी जो बदउनवानी के इल्जामात लगते हैं, क्योंकि बात जिस तरीके से आपने कहा कि सारी सियासत की क्रेडिबिलिटी की है इस मुल्क में। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है इसी पॉइंट पे, और वापस जब आएंगे तो यही जानेंगे आप लोगों से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनके लिए सबसे बड़ा काम जो गलत हो गया उन लोगों से, वो एहतसाब के अपने वादे के ऊपर पूरा नहीं उतर सके। तो सिर्फ एक यही काम था जिसके लिए अवाम मुंतजिर थे कि पीटीआई करेगी। तरजीहात ठीक हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें हफ्ते भर होने वाली सियासी जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में, और अब ज़रा जिक्र कर लेते हैं वज़ीर आज़म साहब ने जो कल एक गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि 3 माह अगले वो अहम है, इसके ऊपर बहुत तबसरे हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और भी बड़ी अहम बात की, ये तस्लीम करते हुए कि हम एहतसाब का न होना पीटीआई हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी थी। तो अवैस साहब, अगले आम इंतखाबात में जब पीटीआई जाएगी तो क्या अवाम इसी बुनियाद पर उनको जज करेंगे कि एहतसाब किस हद तक किया या नहीं किया? एक बड़ा पार्ट तो ये होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा एहतसाब का एक बयानिया बिल्ड करके पीटीआई आई थी, लेकिन क्या इससे बड़े मसाइल भी हैं जिसका सामना है, जिसकी बुनियाद पे अवाम जज करेंगे पीटीआई को? देखिए, जब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो ये उनका एक सबसे बड़ा नुक्ता था कि एहतसाब करेंगे वो,
मुल्क का जिन्होंने खजाना लूटा है, नवाज शरीफ खानदान और जरदारी एंड कंपनी, उनको जेलों में डालेंगे और हर एक को कटहरे में लेकर आएंगे और लूटा हुआ पैसा 100-200 बिलियन डॉलर, पता नहीं कितना दावा किया था जी, वहां से लेकर आएंगे बाहर से। वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब जो एहतसाब होगा वो होगा जो इख्तिदार में है। तो इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का अगले इंतखाबात में अवाम एहतसाब करेगी, चाहे वो मसाइल माजी की हुकूमतों ने इनके कंधों पर डाले गए हैं, तो जवाब तो देना होगा एहतसाब का अपने वोटर्स को, खासतौर पे नए वोटर्स को जिन्होंने इनकी झोली में अपना एतवार डाला था, इनको वोट दिया था और वे समझते थे कि ये म्यूजिकल चेयर है, एक नई पार्टी को हम देंगे, गैर रिवायती को पार्टी को, तहरीक इंसाफ को हम इख्तिदार में लाएंगे। वो तो पूरा नहीं हुआ और इसी वजह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करें इमरान खान साहब। लेकिन साथ में एक बहुत बड़े मसाइल हैं, IMF की शराइत है, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी है, टैक्सेस का बोझ है, महंगाई का बोझ है, गवर्नेंस के मसाइल हैं, 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बदले हैं, 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले हैं, 6 चीफ सेक्रेटरीज बदले हैं, 4-5 फाइनेंस सेक्रेटरीज बदले हैं। तो गवर्नेंस के अंदर डगमगाई है तहरीक इंसाफ और इसी वजह से मुझे लगता है कि माजी के मसाइल तो इनके थे कंधे पर, लेकिन अब आने वाले इंतखाबात में अवाम इस बात पे एहतसाब करेगी कि आपने अपने इस इख्तिदार के दौर में क्या किया। तो इसी वजह से खान साहब ने ये बात की है। लेकिन खान साहब की जो 3 महीने की बात जो है, मुझे ये बड़ा अफसोस होता है कि 3 महीने हम बहैसियत कौम, बहैसियत रियासत और बहैसियत मुल्क, हम 3 महीने क्वार्टरली बेसिस पे जिंदा रहना चाहते हैं। हम मसाइल का तो शिकार हैं, लेकिन ना हमने कभी विजन 25 साल का दिया है, ना 50 साल का दिया है कि अगले 15 साल में क्या होगा, डिजिटल वर्ल्ड में नौजवान कहाँ जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ 3 महीने, यानी कि 3 महीने अगला जो होगा मिनी बजट पास हो जाएगा, लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर एक और बजट आएगा, बजट के बाद नवंबर के अंदर नेक्स्ट चीफ की अपॉइंटमेंट होगी, उसमें मीडिया भी इसको एक तनाज़ा बनाएगा, एक मुशीरान वजीर साहिबान जो है जिनका जरूरत हो ना हो वो बयानात देंगे, तो एक इशू बनेगा, जिस तरह ISI चीफ की तैनाती पे मसला खड़ा हुआ, तनाज़ा बना। उसके बाद इलेक्शन मोड में चला जाएगा, इलेक्टोरल लिस्टें बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि आप क्वार्टरली बेसिस पर जिंदा रहना चाहते हैं। खान साहब और तहरीक इंसाफ को उन लोगों ने, जो नए लोगों ने वोट दिए थे, वो 3 महीने पे जिंदा रहने के लिए नहीं दिए थे, वो अगले 25 साल के लिए दिए थे, पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। तो मैं समझता हूँ एक एहतसाब के कटहरे में खड़े होंगे, जायज तरीके से भी और नाजायज तरीके से भी, जब इख्तिदार से वो इलेक्शन के अंदर अपना बयानिया लेके जाएंगे। तो बहुत मुश्किलात में है इस वक्त खान साहब और उनकी हुकूमत। ये और शॉर्ट टर्म 3 माह तक की बात करना, ये इटसेल्फ भी आप यकीनी तौर पे सवालिया निशान है। शहजाद साहब, यही एक बयानिया था कि ये सब जेलों में होंगे। लोग पिक्चराइज करते थे कि जब PTI हुकूमत में आएगी तो ये जितने ऑपोजिशन के लीडरान और ये सियासी जमातें जिनको हम साल से देखते आ रहे हैं, ये शायद मंजरनामे पे कहीं हो ही ना, लेकिन ये हो नहीं पाया। नवाज शरीफ साहब को खुद मुल्क से बाहर भेज दिया और जो जरदारी साहब हैं वो भी पीपल्स पार्टी मंजरनामे पर, सियासी मंजरनामे पर, मौलाना साहब को जो KP में जो जीत हुई वो एक बार फिर से रिवाइव कर गए समहाउ। तो ये एक नुकसान हुआ है PTI को, लेकिन ये तो नजर आ रहा है कि एहतसाब के बयानिए पर हुआ है, लेकिन आगे के लिए भी ये स्लोगन, इसके ऊपर रिलाय करना प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी तक दुरुस्त है आपकी नजर में? नहीं, मेरी खैर नजर में दुरुस्त नहीं है। गो के एहतसाब का जो नारा था ये पॉपुलिस्ट नारा था और पॉपुलिज्म, इस नारे की पॉपुलिज्म की बुनियाद पे बेशक इनको बहुत सपोर्ट मिली इनकी पार्टी को इलेक्शंस के अंदर, लेकिन रियलाइज ये करना चाहिए था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म चाहिए था। यानी इन्होंने अपने तौर पे खुद तो उनके मुकदमे नहीं बनाने थे, ना लड़ने थे, बना तो सकते थे, लड़ नहीं सकते थे, और ना ही उनके ऊपर फैसला करना था। फैसला तो जस्टिस सिस्टम ने करना था, जुडिशरी ने करना था, प्रोसिक्यूटर्स अच्छे होने चाहिए थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, और फिर इस तरीके के मुकदमात होते जो कि जहां पर अगर इनके नज़दीक इस किस्म के अगर कोई फेलियर्स हुए हैं, जराइम हुए हैं, तो उनको बिल्कुल मंजर आम पे आना और उसके बाद उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना लाजिम था। उसके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म जरूरी था, जो कि नहीं हुआ। मेरा ख्याल में इनको जो सबसे बड़े मसले थे वो ये थे कि किसी किस्म का कोई रिफॉर्म पिछले 3.5 साल में ये नहीं कर पाए। इनके आने का देखिए, जब ये 2 पार्टियां जो कि मेन स्ट्रीम पार्टियां थी,
उनसे हट के तीसरी कुव्वत सामने आई, सियासी कुव्वत। तो ख्याल ये किया जाता था कि ये जो हमारे निज़ाम के अंदर डिस्टॉर्शंस आ गई हैं, चाहे वो सियासी निज़ाम है, चाहे वो इलेक्टोरल निज़ाम है, चाहे वो माशी निज़ाम है, या जस्टिस निज़ाम है, या पुलिस का निज़ाम है, तो उनके अंदर तब्दीलियां करके, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये तब्दीलियां करके ये ऐसी राह पे हमें डाल देंगे कि फिर आने वाले वक्त और आने वाली हुकूमतें और आने वाला दौर जो होगा वो पाकिस्तान को बेहतरी के रास्ते पे लेके चलेगा। लेकिन 3.5 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा फेलियर पीटीआई का मेरी नज़र में एग्जिस्ट करता है। दूसरा, गवर्नेंस का जिक्र किया बहुत अच्छे तरीके से अवैस ने। आई फुली एग्री विद हिम कि ये 3-3 माह की जो बातें हैं, ये तो गालिबन इस चीज़ की आपको बिल्कुल इशारा क्लियर देती हैं कि 20-25 साल की बात तो इनके दिमागों में भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। अलबत्ता जो मार ये खाएंगे अगले इलेक्शंस के अंदर, वो महंगाई पे खाएंगे। देखिए ना, फेलियर्स इतने बड़े, यानी रिफॉर्म नहीं कर पाए, हमें सही सीधे रास्ते पे हम नहीं चल पा रहे, और दूसरा गवर्नेंस का बहुत बड़ा फेलियर है, गैप है जिसके असरात हम पे आए हैं। लेकिन ये किस शक्ल में आए? महंगाई की शक्ल में। ये महंगाई इनकी जान नहीं छोड़ेगी अगले 1.5-2 साल के अंदर, और जब इनको मार पड़ेगी तो एहतसाब के नारे पे भी शायद थोड़ा बहुत हो, लेकिन बेसिकली महंगाई की वजह से इनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इनकी मुश्किलात के अंदर मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात हैं, लेकिन पहले कंसीव ठीक ना करना, कंप्लीट कंसेप्शन नहीं थी, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं थी, और फिर उसको लेके चल नहीं पाए पूरी हुकूमत को, तो सीखते ही रह गए, जांचते ही रह गए। अब सिर्फ ये एक किस्म की स्लोगनियरिंग और रेट्रिक है। मेरे हिसाब से जो वक्त है वो पीछे रह गया, गुजर गया इनसे, बदकिस्मती से। बुनियादी तौर पर महंगाई और गवर्नेंस के मामलों के ऊपर ही अवाम परखेंगे पीटीआई को। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, एक और अहम मामला करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें हफ्ते भर की जो अहम डेवलपमेंट्स थी उनके बारे में, और अब हम जरा बात कर लेते हैं इस हिस्से में प्रोग्राम के, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फिर कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी जो एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि इस वक्त सिविल अस्करी ताल्लुकात मिसाली हैं। उस दिन DGISPR ने भी, जो कुछ दिन पहले नाज़रीन आप सुन रहे होंगे, एक डील के हवाले से बातें की जा रही थी, उन्होंने बिल्कुल उन खबरों को रद्द किया। उन्होंने कहा कि ये कयास आराइयाँ हैं और बेबुनियाद कयास आराइयाँ हैं। तो शहजाद साहब, मैं इसके ऊपर ये आपसे जानना चाहूँगी कि वैसे हम आम तौर पे देखते हैं बड़ा प्रोफेशनली ही हमेशा DGISPR की तरफ से रिस्पॉन्ड किया जाता है, लेकिन आम तौर पे सियासी सवालों के वो जवाब भी नहीं देते हैं। तो इन दिस केस क्या आप समझते हैं कि डेलिबरेटली उन्होंने ये मेनली ऑपोजिशन के लिए ये जवाब दिया है, क्योंकि ये एक टॉपिक से हट के ऑफ टॉपिक एक सियासी सवाल था? वो ऑपोजिशन जो कुछ दिन पहले तक ये कह रही थी कि देखिए KP में हाथ हटा थोड़ा बहुत तो देखिए हमें फ़ायदा हुआ, तो आप समझते हैं कि उनके लिए वाज़ेह पैगाम था और इससे कोई पैगाम पहुंच चुका है उन तक? देखिए, वंस अगेन दो चीज़ें, जब आप कॉरेस्पॉन्डेंट्स को बुलाएंगे और अखबार नवीसों को बुलाएंगे तो वो फिर, और उनको सवाल ओपन करेंगे तो फिर वो कोई भी सवाल पूछेंगे आपसे। तो मेरा ख्याल है जब भी ऐसा इंटरेक्शन होता है उसके अंदर ये भी मुमकिन है कि सवाल फीड भी किए जाते हैं ताकि किसी टॉपिक के ऊपर को डिस्कस किया जाए, लेकिन ये भी होता है कि कोई जब सहाफ़ी सवाल पूछते हैं तो जाहिर है कि उसका जवाब जहाँ पे जो देना चाहे वो दे सकते हैं। दे गेट एन अपॉर्चुनिटी, दोनों तरफ को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी बात कहने की। तो बेशक जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी, जो जिस किस्म के कयाफे लगाए जा रहे थे, जिस किस्म के वो चल रहा था, उसके अंदर जाहिर है कि उनका बनता था, उन्होंने उसको क्लैरिफाई कर दिया और बहुत अच्छे तक किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि उससे बहुत जगहों पे हमारे सियासी सिस्टम में सुकून आ गया और ये पता चल गया कि अच्छा, इस फौज का या इस इस्टेब्लिशमेंट का जिसको कि हम घसीट के हर दफ़ा बीच में ले आते हैं, जब कभी वो ना भी आना चाहे तो फिर भी लाना चाहते हैं, और ये कहा जाता है कि ये अब क्यों चले गए बाहर, अब तो वापस आएँ और कम से कम किसी और को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि भाई अगले इलेक्शन तुम सब ने खुद ही लड़ना है, हम किसी भी तरीके से हमें इसमें शामिल मत करो। मुझे यूँ लगता है, अपना ज़ाती मेरा ख्याल है कि ये अगला इलेक्शन 2023 का जो होगा वो मेरे ख्याल में अगर 1970 के इलेक्शन से ज़्यादा शफाफ नहीं तो उस जितना शफाफ ज़रूर होगा। बाकी हमारे यहाँ जिस किस्म के चलती हैं चीज़ें हमारे इलेक्शंस के अंदर एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल, वो अपने जगह पे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल हद तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और शफाफ रखेगी, क्योंकि आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले चंद सालों में काफ़ी ज़्यादा भुगता है फॉर ईदर गुड रीज़न और फॉर नो रीज़न। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए उनको ना ही डिस्कस किया जाए, ना सामने लेके आना ज़्यादा बेहतर है, और उनको साइड पे रखना। हम खुद रखेंगे तो वो साइड पे रहेंगे, वरना जितना हम उनको घसीटेंगे वो फिर मजबूर हो जाएंगे कुछ ना कुछ कहने पे, बोलने पे, और फिर हम ये कहेंगे ये बोलते नहीं हैं, जब बोलेंगे तो फिर हम कहेंगे ये बोलते क्यों हैं। तो मेरा ख्याल है उसका बेहतर तरीका यही है कि उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाए और खाम ऐसी बातों से परहेज़ किया जाए।
और वैसा अपोजिशन के लिए आप क्या समझते हैं? एक यकीनी तौर पे ऐसा शहजाद साहब बात करें, दूर ही रखना चाहिए, लेकिन सियासी कॉन्टेक्स्ट में जब ओपिनियंस दिए जाते हैं तो उसके अंदर तारीख को भी, कुछ मुल्क की तारीख को भी सामने रख के आप लोग बात करते हैं सब। तो इसी बुनियाद के ऊपर ये जो मौजूदा अपोजिशन है, खासकर नून लीग, उन्होंने एक बयानिया बिल्ड किया हुआ है इस किस्म का, और इसी के ऊपर हम देख रहे हैं कि अभी तक तकारीर भी हों तो वोट को इज्जत का नारा अभी तक लगता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को सिलेक्टेड कहकर एक ये भी स्लोगन रेस किया जाता है। तो अपोजिशन के लिए फिर क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? किस बुनियाद के ऊपर सियासत की जाएगी? आने वाले वक्तों में गुंजाइश रह जाती है वोट को इज्जत का नारा, या फिर जुमानी किस्म की वो बातें जो कुछ लोगों को समझ आती थी, कुछ को नहीं समझ आती थी? अब क्या बयानियां अपनाएगी अपोजिशन? अब साहब जो शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे, तो वो क्या एक गाना है ना, हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है, तो बोलेंगे तो सब बोलेंगे। और ये बोलना जो है वो वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के रोल का जिक्र सियासी स्फीयर में या पब्लिक स्फीयर में होना उनके इमेज को डिस्टॉर्ट करने के मुतरादिफ है और उनकी साख को ठेस पहुंचती है। और ये इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझने से कासिर रही है गुज़िश्ता कई दिहाइयों में, और अपोजिशन जमातें भी फिर उनको घसीटती हैं अपने बयानिए में, हम ये देखते रहे हैं। और ये कोई असगर खान केस हो या IGI की फॉर्मेशन हो या फिर मुशर्रफ साहब का चौधरी बिरादरान को बराजमान करवा देना, या फिर इस्टेब्लिशमेंट का मौलाना फजल रहमान साहब का चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शहजाद साहब के जरिए बातचीत करना, या मोहम्मद जुबैर साहब की सो कॉल्ड मीटिंग्स होना जिसमें ये दावा करना कि जी उन्होंने मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया था उन मुलाकातों में। तो ये एक तबातर है और एक तारीख है। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी रिवायत डली है, जो इस वक्त ISI के सरबराह हैं, उनकी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। खुद DG ISPR के बयानात बहुत ही मोहतात अंदाज से आते हैं, ट्विटर पे मोहतात नहीं है। ये एक अच्छी मिसाल है और ये एक ठहराव वाली बात है। हमने कभी CIA या FBI के जो चेयरमैन, जो हेड है, उनकी तस्वीरें इस तरह नहीं देखी हैं कि लाठी घुमाते हुए, चाय पीते हुए। तो जाहिर बात है कि एहतियात करनी चाहिए। और ऐसे मुल्क के अंदर जो सारे खतरात में भी घिरा हो, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, चाइना, सब यहाँ पे मौजूद हों, इंटरेस्ट भी कन्वर्ज कर रहे हों, और फिर इंटरेस्ट जो है वो क्लैश भी कर रहे हों, और बॉर्डर डिस्प्यूट भी इतने सारे हों उसमें। और आप फिर हमें अफसा ये देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर जो आप बात कर रही हैं कि बयानिया क्या होगा। बयानिया जो है, ये बयानिया इल्जाम तराशियों पर होगा। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, झुंझलाहट का झुंझलाहट का मुजाहरा करेगी, इल्जाम तराशियां होंगी, और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को घसीटेगी मीडिया टॉक्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन जमातों को घसीटेगी। तो ये मसाइल वही के वही रहेंगे। कमोबेश वही बात उवैस साहब जो हम देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन उवैस साहब बिल्कुल यही बात आपने जिस तरह से कहा कि ये वो आते हैं और हमें जो डेवलपिंग मामला हैं उनके अंदर भी यही नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उवैस तौहीद साहब और शहजाद चौधरी साहब। बड़े अहम मामला थे, उसके ऊपर बड़ा अहम तज्जिया आपने मुलाहिजा किया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है, इस हवाले से अहम कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखेंगे, और एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक और बहुत अहम मामला है इस वक्त मुल्क में, जो कोविड है, कोरोना वायरस, उसकी एक 5वीं लहर जो है वो तेज़ी से फैल रही है। बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 1293 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। इस हद तक है कि कुछ लोगों को दूसरी दफ़ा भी जो नया वेरिएंट है इसका बहुत ख़तरा है। और फिर अगर हम बात करें तो सदर मुमलिकत को इस वक्त कोविड हुआ है।
और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कोरोना में मुब्तला है। और अगर आम तौर पे देखा जाए तो केसेस मुल्क भर में बढ़ते जा रहे हैं। सिंध में केसेस बहुत ज़्यादा हैं कोविड के। इस बारे में हम बात कर लेते हैं कुछ, और बार बार नाजरीन को हम खबरदार भी करते हैं कि एक तो SOPs पे अमल दरामद करें और वैक्सीनेशन लगवाएं। तो हम बात करते हैं DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ईम ज़िया से और उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की हद तक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। से जानना चाहूँगी कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है और आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, ये जो बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो बढ़ते जा रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए। जी अफसर साहब बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि चूंकि ग्लोबल ट्रेंड है कि केसेस जो उसके बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के, और उसी को देखते हुए इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान के अंदर ओमिक्रॉन के जो केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। ये नई वेव जो है इसी वेरिएंट की है। और आपको पता होगा कि पिछली जो जितनी भी वेव्स आई हैं उसमें जो नए वेरिएंट्स हैं उन्होंने टेक ओवर किया। तो ओमिक्रॉन का मतलब बढ़ना बड़ा नेचुरल सा वो है, लेकिन उसको रोकने के लिए जो हमने आज से पहले जो 4 वेव्स के अंदर हमने हिकमत अमली अपनाई थी, NCC की गाइडलाइंस और वफाकी वज़ारत सेहत की जितनी भी गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक लॉकडाउन लगाना, माइक्रो लॉकडाउन लगाना और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना, लोगों को रिस्क कम्युनिकेशन करना और उनको बताना कि आप लोगों ने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो करना, फेक न्यूज को काउंटर करना। और मेरे ख्याल में इस टाइम जो है सबसे अहम जो एलिमेंट है वो ये है कि लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए। और चूंकि आपको पता है कि इसकी जो क्लिनिकल आउटकम्स हैं वैक्सीनेटेड लोगों के वो बहुत बेहतर हैं। और ये हमने पहले भी मेंशन किया था कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनका जो ICU में जाने की शरह है या फिर उनकी जो अमवात की जो शरह है वो बिल्कुल कम है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनमें ज्यादातर लोग जो है एज मच एज 92 से 94% तक के करीब जो लोग हैं वो अनवैक्सीनेटेड जो रिपोर्ट हो रहे हैं और हुए हैं। यही वैक्सीनेशन की डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, ये हमने एक बड़ी अहम बात है कि जो अगर हो भी जाए जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको कोविड, तो उस तरह के खतरनाक असरात उनके ऊपर नहीं होते। लेकिन आपने इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट किया। सबसे पहले इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा शहरी जो है वो वैक्सीनेट हुए, लेकिन अब बूस्टर शॉट्स तक मामला आ गया है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। तो वैक्सीनेशन के लिए जो अवेयरनेस रेज करनी पड़ी थी, क्या उसी हद तक लोगों का बूस्टर्स के हवाले से रिस्पांस आपको कैसा लग रहा है? जी इसके ऊपर देखें, बूस्टर जो है अभी इसकी अगर मैं एक और रेफरेंस आपको दूं कि जो अभी जो बास हॉस्पिटल है जहां पर बूस्टर डोज जितने भी हमारे सेंटर्स हैं वहां पे बूस्टर डोजेज लग रहे हैं, उसके लिए क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। अबव 30 और आपने 6 महीने हुए हैं आखिरी डोज लगवाए हुए तो मैं यू कैन गो फॉर बूस्टर डोज। अच्छा, बूस्टर डोज का जो फायदा है वो अभी इसके ऊपर रिसर्च भी आ रहा है, उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि अभी तक हॉस्पिटल्स के अंदर जो ज्यादातर लोग हैं ना जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें से बूस्टर डोज के बहुत कम लोग हैं। तो मेरे ख्याल में ग्लोबली रिकमेंडेड बाय द जितने भी इंटरनेशनल बड़े अदारे हैं या रिसर्च अदारे हैं उनकी जो रिकमेंडेशन है उसमें जो है 3rd डोज जो है या बूस्टर डोज लगाना बहुत जरूरी भी है। इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को ये जानने की भी जरूरत है कि वो कहते हैं कि हमें सिम्टम्स हुए, हमने चेक नहीं कराया या हमने वैक्सीनेशन नहीं कराई या हमने तो ये एक बहुत डेंजरस एलिमेंट है। मेरे ख्याल में जो लोगों को जवान हैं, जो लोग ये बीमारी बर्दाश्त कर सकते हैं उनके लिए तो शायद इतना मसला ना हो। लेकिन एक और बात ये बताता चलो कि ओमिक्रॉन की जो ज्यादातर केसेस जो है वो यंग एजेस के अंदर जो इसकी मीडियन एज है वो 36 साल बताई गई है। ये बड़ी अहम बात आपने की है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ईम ज़िया आपका। नाज़रीन, इस डॉक्टर साहब ने सुनी, वो कहते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है और ख़ासकर बूस्टर शॉट उसके 6 महीने बाद लगवाया, अब इस तरह के केसेस इस वक्त कोविड के बहुत कम आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आप सबसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं और SOPs का ख्याल रखें। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।